चलो चलें जी। तो हमने कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन देख लिया, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश, कर लेंगे हैंडल। हमेशा शॉर्ट रन में दिखाना है, कीप इट बेसिक, कीप इट सिंपल, नंबर मिलेंगे आराम से। ठीक है, कर लेंगे हैंडल डिमांड पुल कॉस्ट पुश। हेडिंग देते हैं प्यारी सी, consequences of inflation. Can we please shut the door if you don't mind? Thank you. Consequences of inflation के अंदर आप आ जाएं नेगेटिव्स में। पहले नेगेटिव्स करेंगे, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस करेंगे जी, आ रहे हैं। और चलें जी, नंबर 1, परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी फॉल्स। परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी फॉल्स। अच्छा भाई, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, बात को समझें, क्लैरिटी लाएं। चक्कर क्या है, एक करेंसी की होती है एक्सटर्नल वैल्यू और एक करेंसी की होती है इंटरनल वैल्यू। दोनों को डिफरेंशिएट करना सीखें। एक्सटर्नल वैल्यू करेंसी की है इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसीज विच इज कॉल्ड द एक्सचेंज रेट। ज्यादातर लोग कहते हैं ना करेंसी की वैल्यू गिर गई, तो ज्यादातर लोग किसको रेफर कर रहे होते हैं, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी, दैट इज एक्सचेंज रेट। डॉलर की टर्म्स में गिर गई, पाउंड की टर्म्स में गिर गई, पाउंड बढ़ गया, डॉलर बढ़ गया। डू यू गेट इट? एक होती है इंटरनल वैल्यू ऑफ द करेंसी। इंटरनल वैल्यू या डोमेस्टिक वैल्यू ऑफ द करेंसी इज इट्स परचेजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इट्स परचेजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ, इट्स बाइंग पावर इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक करेंसी नोट पहले कितने गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा था, वही करेंसी नोट अब कितने वही गुड्स एंड सर्विसेज खरीद पा रहा है। सिंपल एज दैट। प्राइस 2 टाइम्स बढ़ेगी, परचेजिंग पावर हर करेंसी नोट की हाफ हो जाएगी। प्राइस 3 टाइम्स बढ़ेगी, परचेजिंग पावर 3 टाइम्स गिर जाएगी। जब मैंने पहली दफा पेट्रोल डलवाया बाइक में, ये बात है जब मैं O2 में था, ठीक है, O2 2003 या 4 3 में, ठीक है, 2003 में जब मैं O2 में था, मैंने बाइक में पेट्रोल डलवाया, मुझे अभी तक याद है 32 लीटर्स। उस वक्त अगर मेरे पास 100 रुपए का नोट होता तो वो 100 रुपए का नोट कितने लीटर खरीदता पेट्रोल? 32, मोर देन 3 लीटर्स। ऐसा ही है, 3 लीटर्स। टू बी गेट इट? आज अगर मैं पेट्रोल डलवाने जाऊं 100 रुपए का नोट लेके, वही, अब बांग्लादेश का तो नहीं ले आया ना मैं, करेंसी अपनी करेंसी है, तो वही 100 रुपए का नोट कितने लीटर पेट्रोल खरीदेगा? आधे से भी कम। बात समझ रहे हैं? आधे से बहुत कम। डू वी गेट इट? तो परचेजिंग पावर करेंसी की गिर जाती है, और लिविंग स्टैंडर्ड को भी इसी के साथ फिट करेंगे। लेकिन इसके अंदर कुछ थोड़ा सा, मैं, ओहो, पहले इंटरनल है भाई, सॉरी माय बैड,
माय बैड, पहले इंटरनल करेंगे, इंटरनल पहले कर रहे हैं, गुड चेक। परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी फॉल as prices rise, the same currency note loses its value. As prices rise, the same currency note loses its value. It is able to buy less goods and services than before. It is able to buy less goods and services than before. This reduces affordability of consumer durables This reduces affordability of consumer durables, especially for poor households leading to a fall in living standards. क्या ख्याल है? बात समझ आई? Do we get it? जी हाँ, रियल इनकम भी फॉल करेगी, इसी के अंदर रियल इनकम भी ला सकते, लेकिन ये हम सिर्फ उसकी परचेजिंग पावर पे बात कर रहे हैं. डू वी अंडरस्टैंड दिस? इंटरनल डोमेस्टिक इकोनॉमी अंदर, फिर एक्सटर्नल ट्रेड को क्या होगा, वो सारे फैक्टर हैं. वो इस तरह पूछता है इंटरनल ज्यादा खतरनाक है या एक्सटर्नल, ये क्वेश्चन बहुत दफा पूछता है. उसके अलावा वो ये भी पूछता है कि जब एक दफा लिख लेंगे फिर हम देखेंगे कि प्राइवेट हाउस होल्ड्स को कौन से इफेक्ट कर रहे हैं और कौन से फर्म्स को इफेक्ट कर रहे हैं, वो ये भी पूछता है अलग से. टू बी अंडरस्टैंड दिस, ये बात समझ आई? यही वो वजह है कि जब एक बच्चा होश संभालता है तो वो एक दफा 6, 7, 8 ग्रेड में जब वो आता है, जब उसे पता चलता है कि गवर्नमेंट ही पैसे प्रिंट कर रही है, तो एक दफा वो ये लाजमी सोचता है कि अगर गवर्नमेंट ही प्रिंट कर रही है पैसे तो उधार प्रिंट करके क्यों नहीं दे दिए जाता वापस? क्यों नहीं दे दिया जाता? क्योंकि पैसा अपनी वैल्यू लूज कर देता है. एवरी एक्स्ट्रा रुपी दैट इज प्रिंटेड where productivity is not increasing, where output has not actually increased, will be spent increasing demand and that will lead to inflation. अगर मैं हर किसी की जेब में 1-1 करोड़ रुपया रख दूं पाकिस्तान में, पाकिस्तान में इनसिक्योर लोग हैं, इन्होंने सबसे पहले क्या करना है? घर लेना और गाड़ी लेनी. 25 करोड़ घर और गाड़ी है ही नहीं. जो घर आप आज 8 करोड़ का है, 2 महीने के अंदर अंदर वो घर 8 अरब का हो जाएगा. सिंपल डिमांड एंड सप्लाई. बात समझ आई? और इसको कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, मॉनेटरी इन्फ्लेशन विच लीड्स टू हाइपर इन्फ्लेशन. आई बात समझ में? इस हाइपर इन्फ्लेशन को समझने के लिए आपको मैं एक दिखाने लगा हूं वीडियोस. ठीक है, एक वीडियो जिम्बाब्वे की 2006, 7, 8 में जिम्बाब्वे में क्या हुआ. 3-4 मिनट की वीडियो है. अच्छा, अब वीडियो में रोक रहा हूं रिकॉर्डिंग, क्योंकि मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा इसके नीचे, जो लोग यूट्यूब पे वीडियो बाद में देखेंगे, क्योंकि कॉपीराइट की वजह से वो चलेगी नहीं. सिनेमा में नहीं आए हुए जी. % इन्फ्लेशन हुई थी तो इंटरेस्ट रेट भी फिर 1000% इंक्रीज हुआ होगा ना? हाँ, लेकिन उसके साथ मैच नहीं ना कर सकते, वो उसका मतलब कोई नहीं है, क्योंकि इतनी रैपिडली वो इन्फ्लेशन हो रही थी कि वो पैसा नेगेटिव ही हो गया. इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में, इंटरेस्ट रेट नेगेटिव था. पाकिस्तान में 22% इंटरेस्ट रेट था. आप समझने बड़ा कोई फायदा हो गया? इंटरेस्ट रेट एक्चुअली तो नेगेटिव था, इन्फ्लेशन 36% थी. तो रियल टर्म्स में आप लूज ही किया पैसा, आपने गेन कुछ नहीं किया. सिंपल सी कैलकुलेशन है ना. मेरे पास था 1000 रुपया, ठीक है, 1000 रुपया मैंने बैंक में रख दिया 20% इंटरेस्ट पे, तो साल के बाद कितना मिलेगा मुझे? 1200 मिला. समझ गए? अब इन्फ्लेशन थी 30%. 1000 रुपए से फर्ज करें मैं एक ही चीज खरीदता था जो कि 1000 रुपए की थी. ठीक है, एक ही चीज खरीदता था जो कि 1000 रुपए की थी, वो मैं उस वक्त खरीद सकता था. ठीक है, लेकिन साल के बाद वो चीज कितने की होगी? 1600 की नहीं होगी, नहीं 1300.
तो आप बताएं, आई एम बेटर ऑफ और आई एम वर्स ऑफ? this means that the interest rate is negative interest rate, real interest rate, sorry, the real interest rate is negative. तो कोई फायदा नहीं होता इस तरह की चीजों का. लेकिन जी, as prices rise, the gap between the rich and the poor widens. This is because the poor spend a large percentage of their income on goods and services as compared to the rich. As compared to the rich. ये बात समझ आइए? परसेंटेज ऑफ इनकम में गरीब ज्यादा खर्चा करता है चीजों पे एज कंपेयर टू अमीर, क्योंकि अमीर सेव ज्यादा करता है. अमाउंट में तो जारी बात है अमीर ज्यादा खर्चा कर रहा है, लेकिन परसेंटेज ऑफ इनकम में देखा जाए तो गरीब ज्यादा खर्चा कर रहा है. ये बात मेरी समझ आई है? डू वी अंडरस्टैंड दिस? या इसको समझाऊं कि गरीब कैसा ज्यादा परसेंटेज खर्च कर रहा है? पाकिस्तान में ये गरीब है, ठीक है, पर मंथ है, तो ये भी गरीब, लेकिन चलें उससे तो अमीर है. ये बंदा मुझे बताएं कंजम्पशन पे कितने पैसे लगाता है और सेविंग पे कितने पैसे लगाता है? ये सारे कंजम्पशन पे लगाता है, बल्कि उधार लेके चल रहा है. सेविंग पे 0%. ये क्या कर रहा है? ये चलो 70% कर लो, 30% ये बंदा सेव कर रहा है. अब आपने क्या किया? ये चीजें महंगी हो गई 30% से, तो इसकी तो 100% इनकम का ज्यादा पोर्शन चला गया है ना, जबकि इसके ऊपर बर्डन कम आया. डू वी अंडरस्टैंड दिस? ये बात समझ आई है? लें जी, तीसरे पॉइंट पे आ जाए. वैल्यू बढ़ जाती है, पॉजिटिव्स में लिखेंगे ना, तो नेगेटिव. हाँ, आ जाए जी. फिर हम आते हैं फिस्कल ड्रैग. फिस्कल ड्रैग पहले जरा लिख लेते हैं, फिर बात करते हैं. व्हाट इज फिस्कल ड्रैग? एज प्राइसेस राइज, incomes are also increased to reduce the fall in real incomes. In a progressive taxation system, जो कि हमने पढ़ना है बाद में, this takes individuals and firms to higher tax brackets where they might end up with low disposable incomes. ये बात समझ आई है किसी को? आपको पता ना इनकम टैक्स किसमें लगता है? किसमें लगता है? ब्रैकेट्स में. हायर द इनकम, हायर द टैक्स ब्रैकेट. जितनी इनकम ज्यादा होती है उतना टैक्स ब्रैकेट भी आपका ज्यादा होता है. अब इन्फ्लेशन हो रही है बार बार, तो वर्कर्स क्या कहते हैं? हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ. उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं. दिस टेक्स देम टू अ हायर टैक्स ब्रैकेट, so they end up having lesser disposable incomes than before. तो उनकी इनकम बढ़ने के बजाय टैक्स काट के उल्टा कम रह जाती है, तो वो अमीर होने के बजाय उल्टा गरीब हो जाते हैं. डू वी अंडरस्टैंड दिस? ये बात समझ आई है? तो ये एक पर्सनल लेवल पे एक ड्रॉबैक है, इसको कहते हैं फिस्कल ड्रैग, कि लोग, पीपल एंड अप विद लोअर डिस्पोजेबल इनकम्स. डिस्पोजेबल इनकम्स उनकी
कम हो जाती है। नंबर 4, मेन्यू कॉस्ट्स। ये कौन सा मेन्यू है? ये वही रेस्टोरेंट वाला मेन्यू है। एज प्राइसेस frequently change, firms may have to bear additional costs of changing these prices where they are quoted. For example, billboards, displays, catalogs, menus, etc. ठीक है। वो क्वेटा होटल वाले क्या करते हैं? वो मेन्यू के ऊपर क्या करते हैं जब प्राइसेस चेंज होती हैं? स्टिकर लगा के लिख देते हैं। बड़ी फर्म्स ऐसे नहीं कर सकती, जो कैटलॉग्स मेंटेन कर रही हैं। मैकडॉनल्ड्स है, उसने हर जगह बोर्ड पे, वो बोर्ड पे खर्चा होता है। अगर बार बार कीमतें बदलनी पड़ रही उनको, तो उनको क्या करना पड़ेगा? तो उनको वो प्राइसेस चेंज करनी पड़ेंगी बार बार। जी आप फोन क्यों पकड़ा हुआ आपने? कौन सा क्या बना मैच? 112 रन है, 5 आउट है, 13 फॉर 2, 13 ओवर की दूसरी बॉल 112 होंगे बस, ये तो हार गए। मेन्यू कॉस्ट समझ आई है? आ जाए जी। नंबर 5, शू लेदर कॉस्ट्स राइज। जी 8 9, एक्सटर्नल के, इंटरनल के, फिर एक्सटर्नल, फिर फायदे, फिर कंपैरिजन। ज्यादा नहीं है। और ये करके जाएंगे सारा। नहीं परसों मैच नहीं, नहीं बारी नहीं आती, वॉलीबॉल। अच्छा जी, शू लेदर कॉस्ट राइज। शू लेदर कॉस्ट क्या होती है? एनीवन? नहीं आइडिया? देखिए, बैंक प्राइसेस गिर रही हैं, मनी इज लूजिंग इट्स वैल्यू। टू अवॉइड दैट डिक्रीज इन वैल्यू, what people do is, instead of holding money, what they do is they put them in banks. बैंक्स में डाल देते हैं, कहीं और इन्वेस्ट करते हैं। अब तो क्रिप्टो श्रिप्टो आ गया है, सब कुछ आ गया, कोई म्यूचुअल फंड्स में डाल रहा है, ताकि वो जो पैसे की वैल्यू गिर रही है उसको कॉम्पनसेट किया जा सके। उस चक्कर में जो सारी एडिशनल कॉस्ट्स होती हैं, वो कॉन्सेप्ट यहां से आया कि बार बार बैंक जाना पड़ता था तो जूते घिस जाते थे। ठीक है, लेकिन असल में ये बहुत ब्रॉडर मीनिंग है इसका, कि आपके जो एडिशनल खर्चे हो रहे हैं, उस पैसे को बार बार सेव करने के, म्यूचुअल फंड्स में डालने के, कभी कहां डाल रहे हैं आप, कभी कहां डाल रहे हैं, कभी गोल्ड ले रहे हैं। गोरे को समझें, गोरा कभी ये गोल्ड प्लॉट श्लॉट नहीं खरीदता, वो सिंपल बैंक में रखता है पैसे, खाता पीता याशी करता है। ठीक है, वो सूद खाता है। ठीक है, तो वो अब ज्यादा सूद खाएगा, तो पहले ये, अब ये खैर मूट हो गया है, इसको निकाल देना चाहिए, क्योंकि अब तो वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स हैं और सारा कुछ है, अब इतना खर्चा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि किताब में और उसमें है, मार्क स्कीम्स में है लेटेस्ट अभी तक, तो हम लिखेंगे। जी, शू लेदर कॉस्ट राइज as money loses its value, individuals and even firms keep money in saving accounts to compensate for the decrease in its value. To compensate for the decrease in its value. All additional costs incurred to do so
are called shoe leather costs. Number 6. Inflationary noise. Frequently incurred. Double RED. Frequently rising prices create uncertainty. Inflationary noise. Sure. Frequently rising prices create uncertainty among individuals and firms. Where they end up making wrong decisions, which leads to even higher costs. अभी ले लें सरिया, अभी खरीद के रख लें, कंस्ट्रक्शन फर्म सोच रही है बाद में ले लें, हो सकता है बाद में गिर जाए असल में प्राइसेस, लेकिन वो कंफ्यूजन इतनी थी, पैनिक करके उन्होंने पहले खरीद लिया महंगे रेट पे, ठीक है, 200 कंटेनर खरीद लिए सीमेंट के, लेके रख लिए, जबकि बाद में प्राइसेस गिर गई। समझ रहे हैं? तो जो जितनी कंफ्यूजन है, कभी कीमतें गिर रही हैं, बढ़ रही हैं, अभी ले लें, डिले कर दें, ना खरीदें गाड़ी, अभी चेंज कर लें, घर ले लें, ना खरीदें, बाद में बढ़ जाए, अभी महंगा है बाद में सस्ता है, ये सारी कंफ्यूजन जो है, जो इन्फ्लेशन क्रिएट करती है, उससे क्या होता है? उससे इन्फ्लेशनरी नॉइज कहा जाता है। मुझे किसी इडियट ने कहा था रुक जाओ, अभी ना लो गाड़ी, हो सकता है सस्ती हो जाए गाड़ियां, मैं उस चक्कर में रुक गया, ठीक है, ऊपर से जंग हो गई, वो मैं और वेट कर लिया, मैंने कहा अब तो अच्छा हुआ पैसे बच गए, करते 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 28 से मुझे पड़ी है ये ऑल्टो 34 की, ठीक है, बैठे रहे, बैग्स ना पैक किया करें, आई हेट इट। लिखें, इन्फ्लेशन कॉजिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कॉजिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कॉजिंग इन्फ्लेशन, ये भी एक मसला है। जब भी इन्फ्लेशन होगी डिमांड साइड से भी और सप्लाई साइड से भी, इन्फ्लेशन और फर्दर इन्फ्लेशन को कॉज करती है। कैसे? जब कीमतें बढ़ना शुरू होंगी, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन नजर आएगी, तो बड़ी फर्म्स क्या करती हैं? बड़ी फर्म्स कहती है खरीद लो सरिया, ठीक है, 50 करोड़ का सरिया बड़ी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने खरीद के रख लिया, वो असल में महंगा होना था, नहीं होना था सरिया, वो अब महंगा जरूर हो जाएगा। समझ रहे? पैनिक बाइंग नहीं होती जिस तरह, जब अगर अनाउंस कर दे कोई फेक न्यूज आ जाए कि कल पेट्रोल 500 का हो जाएगा, क्या करेंगे आप लोग? सारे पहुंच जाएंगे, लाइनें लग जाएंगी, होना हो ना हो अब जरूर हो जाएगा महंगा पेट्रोल। वो डिमांड एंड सप्लाई की गेम है। इसी तरह सप्लाई साइड से भी वेज प्राइस स्पाइरल है, देखते हैं, लिख लेते हैं। एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन may lead to higher spending expected inflation, which may immediately lead to an increase in AD, which further causes inflation. When you are expecting something, speculation basically, ठीक है, इसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट है वेज प्राइस स्पाइरल, इसी के अंदर कॉन्सेप्ट है वेज प्राइस स्पाइरल।
ये क्या चक्कर है, वेज प्राइस स्पाइरल। स्पाइरल क्या होता है, नेवर एंडिंग लूप। इन्फ्लेशन बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गई जी, रियल वेजेस को क्या हुआ, रियल वेजेस कम हो जाएगी, उससे क्या होगा, वर्कर्स डिमांड हायर वेजेस। जब वर्कर्स डिमांड हायर वेजेस तो फिर आप वेजेस बढ़ाएंगे, वेजेस बढ़ गए, लोग खुश हो गए, लेकिन एक मसला हो गया, वेजेस तो बढ़ गई लेकिन फर्म्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो क्या होता है, और इन्फ्लेशन हो जाए, फिर वो कहेंगे अब और फिर हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ। नेवर एंडिंग लूप है ये, जो आपका रजिस्टर है ये क्या है, स्पाइरल बाइंडिंग है, ठीक है, नेवर एंडिंग लूप। बैठे ने, हाँ ज्यादातर नहीं भी बढ़ाते, वो फायदा भी उठाते हैं, लेकिन फिर प्रेशर आ जाता है ना कि बढ़ाओ। गवर्नमेंट जब बढ़ाती है ना, मिनिमम वेज बढ़ाती है तो फिर तो मुसीबत पड़ जाती है। चलें जी, चलते जाएं। हाँ ये पाकिस्तान में तो खैर जी है, क्यों, कल क्लास है, एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस पे आ जाए। नंबर वन, ये इंटरनल इकोनॉमी के थे नेगेटिव्स, अभी नेगेटिव्स ही चल रहे हैं, पॉजिटिव्स पे नहीं अभी हम आए, पॉजिटिव्स पे आना है, एक्सटर्नल करके जाएंगे। नंबर वन, टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव प्राइसेस। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है हमें नहीं पता, बगैर सोचे समझे लिख लें, बाद में पता चलेगा, अभी हमने पढ़ना है, लेकिन फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि जब भी महंगाई होती है आपके मुल्क में तो हमें गोरे को हमारी चीजें, महंगाई होगी ना पाकिस्तान में, गोरे को हमारी चीजें महंगी लगेंगी और हमें बाहर की चीजें अब रिलेटिवली, जापानी ऑल्टो हमें अब रिलेटिवली अगर टैरिफ ना होता तो बहुत सस्ती लगती, जितने में उसके आधी गाड़ी आ रही है उतने में पूरी गाड़ी आ जाती। डज दिस मेक सेंस। नंबर टू, बैलेंस ऑफ ट्रेड में वर्सन, एक्सपोर्ट प्राइसेस, बैलेंस ऑफ ट्रेड में वर्सन, नहीं आ रहे हैं उसमें स्टेप बाय स्टेप है ना, पहले टर्म्स ऑफ ट्रेड खराब होगी फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड खराब होगा, एक्सपोर्ट्स को क्या होगा, हमारी चीजें फिर कोई खरीदेगा नहीं, हमारी चीजें महंगी हो गई हैं, एक्सपोर्ट्स विल फॉल, इंपोर्ट्स विल इंक्रीज। नंबर थ्री, रिलेटिवली चीपर है ना, बाहर की चीजें हमें रिलेटिवली सस्ती लगनी शुरू हो जाएंगी जब जापानीज गाड़ियां लेनी शुरू कर देंगे, ठीक है, एक्सचेंज रेट में डेप्रिशिएट, यस करेंगे इसको डिटेल में, आगे आ जाए। एफडीआई एंड एफपीआई में फॉल। अगर 2008 में मैं कहता आपको क्या हो यार फैक्ट्री खोलते हैं जिम्बाब्वे में इन्वेस्टमेंट करते हैं, करते आप, अभी आपने वीडियो देखी, एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब बाहर से कोई आता है और आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंप्लॉय करता है, बाहर से भी होंडाई आया, निशात के साथ पार्टनरशिप की, थोड़ा सा पैसा लेके आया और आपके लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज को खरीदा, ठीक है ना, लैंड खरीदा, लेबर को एम्प्लॉय किया, ये है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में बाहर से पैसा आए, स्टॉक्स और सेविंग अकाउंट्स, बॉन्ड्स, इसको कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसमें आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को नहीं खरीदे जा रहा, केएफसी जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर से बैठे बैठे कराची स्टॉक एक्सचेंज में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे गोरा, तो वो क्या है,
वो फॉरेन होल्डिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स इंक्लूडेड है। इज दिस क्लियर? ये बात समझ आई? मैं तो कहता हूँ फायदे भी लिख लेते हैं। ठीक है, आपका रिजल्ट है, मेरा क्या, मुझे तो फीस से ताल्लुक है। आपका सिलेबस आराम से खत्म होगा, फीस मिलती रहेगी वक्त पे, मुझे तो और चाहिए कुछ। आपका सिलेबस है, मेरा क्या जा रहा है। स्टेमिना बढ़ाएं, स्टेमिना बढ़ाएं।